5 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 60.13% मतदान हुआ है। खगड़िया की बात करें तो शाम 5 बजे तक यहां पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। गोपालगंज में शाम 5 बजे तक 64.96% मतदान दर्ज किया गया है। यानी बेहतरीन है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो तमाम जगहों पर जो अब तक आंकड़े निकल कर आए वो 60 और 60 से ऊपर के हैं। अपने आप में बेहद अच्छा है, रोचक है। हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ जी, बहुत जल्दी से एक तो इन आंकड़ों पर जो कि आप पहले भी बता चुके हैं कि हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछली बार की तुलना में इस बार कहीं ना कहीं साफ झलक दिख रही है कि कोई ना कोई कारण है जिसके वजह से मतदाता निकला सुबह से ही, वो चाहे बदलाव के लिए निकला हो या फिर सत्ता बरकरार रखने के लिए। ये भरोसा हो सकता है या फिर बदलाव की उम्मीद हो सकती है। और दूसरा, जो आपने स्थानीय चीजों को देखा, मेरे सहयोगी अमतेश जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जब हम बड़े बड़े स्टार प्रचारकों और नेताओं को आते देखते थे, मुद्दों से भटकते और भटकाते देखते थे, ये कहा जाता था क्या एक बार फिर से मतदान उसी आधार पर होगा। लेकिन आप देखिए कि लोगों के जहन में वो मुद्दे हैं। उनकी सड़क उनके लिए मुद्दा है, उनका विधायक, उनका जनप्रतिनिधि कितने बार आया, कब कब आया, क्या कराया उसने, ये उन लोगों को याद है। ये सबसे अच्छी बात है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो बिहार को बधाई है इस मत प्रतिशत के लिए 60% से ऊपर जाना बहुत ही बढ़िया है। और कई सीटों पर आपने भी जिक्र किया, कई जिलों में 66-65% तक मतदान प्रतिशत गया है। तो जाहिर तौर पर ये बिहार के लिए, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही साथ एक कमाल की चीज है, अभी आप जिक्र कर रहे थे लखीसराय की सीट का पूरा विवाद। लखीसराय जिले के भीतर सूर्यगढ़ा और लखीसराय दोनों सीटों पर आप देखेंगे तो मत प्रतिशत में 5% का अंतर है। बिल्कुल। तो आप देखिए, विजय सिन्हा जी की सीट पर 5% कम मत प्रतिशत है, उसकी तुलना में सूर्यगढ़ा में 5% ज्यादा है। तो वहां मतदाताओं में उत्साह ज्यादा था और इनके यहाँ उत्साह कम था। तो उत्साह कम होने की वजह क्या है वो आपने दिखाया है अभी स्क्रीन पर। और जो बात कही जा रही थी कि भाई वहां लड़ाई अच्छी है, तो लड़ाई भी अच्छी है। और ये बात विजय सिन्हा को भी सोचना चाहिए, वो डिप्टी सीएम है, कि उनके यहाँ मत का प्रतिशत अगर 5% बगल से कम है तो क्यों कम है। और यही बात फिर पटना शहर के भीतर, जो शहरी सीटें हैं पटना जिले के भीतर, वहां जिन सीटों पर मत का प्रतिशत कम हुआ है वहां के प्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। वैसे ही तमाम सीटों पर सबसे अच्छी चीज जो मैं देख रहा हूं, जिसका विश्लेषण बार बार हो रहा है कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है। मैं खुद बिहार के लालगंज में मेरा मतदान वहां मैंने किया है। आज सुबह सुबह मैंने देखा, अपने गाँव में कभी उस तरीके से मैंने कतार नहीं देखा था। महिलाओं की लंबी कतार थी और तमाम जगह पर रास्ते में भी मैंने देखा है कि कतार में महिलाएं हैं। तो जो महिलाएं कतार में लगी हुई हैं, क्या ये नीतीश कुमार के 10,000 का असर है, जो योजना चुनाव के ठीक पहले वो पहुंची थी किस्त, या फिर जो घोषणा तेजस्वी यादव ने किया है माई बहन योजना में हम इकट्ठा आपको जनवरी के महीने में एक मुश्त राशि दे देंगे पूरे साल का, तो क्या उसका असर हो रहा है। इस उत्साह के पीछे तमाम कारणों में महिला वाले कारण का विश्लेषण भी चुनाव के दिन हम लोग परिणाम के दिन करेंगे ही। तो अभी भी उस बात का जिक्र करना जरूरी था। और एक बात जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि भाई स्लो वोटिंग या वोटिंग को रोकने की कोशिश, देखिए मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। बिहार में हर बूथ पर वीवीपीटी का इस बार प्रोविजन किया गया है। तो उसकी वजह से क्या है, और दूसरे भी व्यवस्था बनाई गई, मोबाइल बाहर जमा करिए, फिर वहां वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकी तमाम चीजें बदली है पिछली बार से। तो उसके कारण भी कतार लंबी हो रही थी। वो जो समय लग रहा था पोलिंग में, वो समय पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा था। तो कई जगह इसकी वजह से भी लोगों को ये लगा कि भाई कतार अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण हो सकते हैं, मोटा मोटा। लेकिन जो आपने कंक्लूजन यहां पर किया, देखिए बहुत अच्छी बात है और उसका भी आकलन होगा कि जिन जगहों पर कुछ कमतर, आपने कहा कि लखीसराय में जिस सीट पर मतदान कम हो रहा उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो वहां पर आप यह भी समझिए कि अगर बदलाव के वजह से ज्यादा मतदान हो रहा तो वहां पर क्यों नहीं हो रहा, यह भी आकलन का विषय होगा। दूसरा, बहुत दिलचस्प आपने बताया कि 10,000 जो आ गए, क्या उसका असर है, या 30,000 जो एक मुश्त आ जाएंगे ये उसकी उम्मीद है। ये अभी सिर्फ चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं। इस आधार पर वोट करने के लिए आम जनता ना निकले, वो जरूर अपनी उम्मीदों के साथ निकले, हम यही अपील करेंगे। और तमाम जो पार्टी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट है, उसके साथ साथ उनके जो नेता हैं, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता है, वो सब भी कह रहे हैं कि हाँ, आज का दिन है, अपने अधिकारों के लिए आप निकलिए। जो लोग अपना मतदान इस वक्त कर चुके हैं और जिनका अभी बाकी रह गया, ये दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत जल्दी से सुमित भाई फाइनल कमेंट की तरफ ये बढ़ेंगे। सवाल मेरा सीधा है,
बहुत उत्साहवर्धक है आज का मत प्रतिशत, लेकिन उतना ही निराशाजनक है जो अमितेश वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, बड़े लोग आए, बड़े स्टार प्रचारक आते हैं, बड़े मुद्दे आते हैं, जाति पाति धर्म सबका जिक्र होता है, ये होता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेली कोई पार्टी करती है ये भी मैं नहीं मानूंगा, ये स्वाभाविक है, व्यवहारिक है और यही हकीकत है। लेकिन उसके बीच में लोगों के दिमाग में मुद्दा है कि हाँ, हमारे विधायक ने, वो चाहे किसी भी पार्टी का, अगर काम नहीं करता है तो हमें उसको याद रखना है, हमें विरोध करने का भी अधिकार है। वो अलग बात है कि वहां पर विरोध के नाम पर कुछ और हो जाए, वो गलत हो सकता है, लेकिन विरोध करने का तो अधिकार उनको है ना। अब डिप्टी सीएम का उन्होंने कहा कि विरोध हम कर रहे थे क्योंकि हमें नाराजगी है। देखिए, विरोध करना लोकतंत्र में और भारतीय नागरिक का अधिकार है, लेकिन विरोध करने का मतलब ये तो नहीं है कि जूता फेंकेंगे, चप्पल फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे और गोबर फेंकेंगे। बिल्कुल, कोई सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गया है गोबर, तो ये तो बताता है ना कि किसी तरह की साजिश हो सकती है। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपनी काम करेगी, चुनाव आयोग इस मामले को देखेगा और जो षड्यंत्र है उसको भी बेनकाब करने का काम करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि कहीं सड़कें नहीं बनी सकती है, कहीं अस्पताल नहीं हो सकता है, तो वो विरोध करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। लोकतंत्र में आप कई तरह से विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये स्पष्ट तौर पर, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि बिल्कुल गलत है। ये किसी न किसी साजिश की ओर अंदेशा दिलाता है और ये आपको भी मानना चाहिए कि साजिश ही हो सकती है, क्योंकि जब जनता उग्र होती है तो वो इस तरह से विरोध नहीं करती हो, वोट का बहिष्कार कर सकती है, वो कई तरह की चीजें करती है, लेकिन ये नहीं किया जाता है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बिल्कुल किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का तरीका हो सकता है। दूसरी बात, अमिताभ भाई कह रहे थे कि जो लंबी लंबी कतारें लगी थी और उसमें महिलाओं की भीड़ ज्यादा थी, तो मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये एनडीए की नीति, एनडीए का विकास है, उसकी तरफ महिलाओं का ध्यान था। हमने बेटियों को पोशाक दिया, हमने बेटियों को साइकिल दी, जहां स्कूल नहीं थी वहां स्कूल बढ़ाए, बेटियों को अब गांव में पढ़ने की सुविधा दी, बेटियों को आईटीआई करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, उनके जिले में हो जाता है, ये विकास था। जो वृद्ध महिलाओं को हम 400 रुपए पेंशन दे रहे थे, उसको बढ़ाकर 1100 किया है, उसका कतार था। हम ये कह सकते हैं कि 1,60,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए हमने दिए बिजनेस शुरू करने की सोच के लिए, और इस राशि को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका विकास था। हमने दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया और आगे भी हम कई करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, उसका कतार हो सकता है। महिला उद्यमी योजना का ये हम शुरुआत करेंगे, उसके लिए महिलाओं की भीड़ थी। जो माताएं भीड़ में लगी थी वो अपनी बेटी को पढ़ता हुआ देख रही हैं और एनडीए का विकास है, उसके लिए ये भीड़ हो सकती है। माताएं इसलिए भी लाइन में लगकर वोट दे रही थी कि जिनकी बेटी अब शादी की हो गई है वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उनकी बेटियों का विवाह कर दे। ये हमारी दूरदर्शी परिणामों का इलाज है कि आज महिलाएं कतार में लगी हैं और महिलाएं हमारे लिए वोट कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो आज यहाँ महिलाओं को 30,000 रुपए देने की बात करते हैं, उनके लिए तो महिला आरक्षण घर से शुरू होकर घर पर खत्म हो जाता है। माताजी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हो जाए, बहन लोकसभा चली जाए, बहन राज्यसभा चली जाए, बहन लोकसभा लड़ ले, यही उनका है तरीका। अच्छा सुमित भाई, इसके लिए भी तो हो सकता है, तमाम लाइनों में एक लाइन ये भी तो आप जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ वादे महागठबंधन ने किए, उसके लिए भी हो सकता है। देखिए अब मैं आ रहा था, आज तो दिल खुला रखना चाहिए भाई, आज कम से कम देखिए वैसे बता रहा हूँ आपको कि जिनके राज में माँ बहने 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं। क्या बात करते हैं साहब, इनका चाल चरित्र चेहरा फिर जाकर वही अटक जाता है, जहां से शुरू वहीं से खत्म। आरजेडी का यही मामला है। बताइए मधु जी, वो आज दिल खोल कर भी कह रहे हैं कि नहीं, वो महिलाएं, वो बेटियां अगर कतार में लगी हैं, मतदान कर लिया है, तो वो उनके ऊपर भरोसा करके ही लगी हैं। ये भाई हमारे जो है ना एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। हर बारी बिहार में 60% महिलाएं वोट करती हैं, 40% पुरुष वोट करते हैं, ड्यू टू कि हर घर से पुरुष लोग बिहार से बाहर जो पलायन जो कर रहे हैं ना, जो पुरुष जो वर्ग है वो बिहार से बाहर रहते हैं। अब बिहार के अंदर महिलाएं, अभी मैं गांव में उच्चारपुर के गांव में गई थी, वहां पे पता चला कि मैक्सिमम पुरुष यहाँ बाहर बंगाल में नौकरी करते हैं। यहाँ सिर्फ आपको बुजुर्ग मिलेंगे या महिलाएं मिलेंगी या बच्चे मिलेंगे, और इस तरह का स्थिति है। तो भाई हमारे थोड़ा सा एसी वाला रूम से ना बाहर निकल के तनी गौवा में भी घूम ला, तब पता चलता है बिहार का है सर, समझ गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो बात कर रहे हैं, U-+ की रिपोर्ट के देखेंगे आप, रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में जो 87% जो ड्रॉप आउट होता है 6ठी और 9वीं के क्लास में,
वो पुरुषों का, लड़कों का, छात्रों का रेट ज्यादा है छात्राओं की वजह से, क्योंकि छात्र को, जो लड़का है उसको घर का काम करना होता है, या तो बिहार से बाहर, ये हम नहीं कह रहे हैं, U++ का रिपोर्ट है आपका, है ना, रिपोर्ट के हिसाब से बताते हैं कि बिहार का ये स्थिति है। तो बिहार में हमेशा महिलाओं का जो है वोटिंग परसेंटेज ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि महिलाएं घर पे रहती है, उनके घर का, उनका मर्द जिसको बोलते हैं ना, वो बाहर कमाने जाते हैं। भाई थोड़ा सा आंख कान खोल के रखो, थोड़ा गांव में घूम लिया करो, तब आपको जानेगा बिहार का स्थिति क्या है। और अब इसमें तो फिर दो बातें हो जाएगी ना मधु। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के भी मतदाता हैं अलग अलग प्रदेशों में, और यहाँ पर भी आ गए। तो बीजेपी पर आप एक आरोप भी लगा रही हो, फिर कह रही है कि यहाँ तो रहते ही नहीं लोग, पलायन करके चले गए। मैं मानती हूँ एक वो कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप हर बार का आप देखेंगे तो बिहार का महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा रहता है, ये आप कह रहे हैं। सुमित भाई कुछ कह रहे हैं, बहुत छोटा काउंटर करिएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा रहता है, क्यों रहता है वो मैंने बहुत अच्छे तरह से विस्तार में बताया। अब रही बात, मत रखिए, अरे आँख खोल कर बता रहे हैं, बात कीजिए, फैक्ट की बात कर रहे हैं, डेटा की बात करते हैं। सुनिए तो, डेटा की बात कर रहे हैं, सुनना पसंद कहाँ कर रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूँ आप बीच में बोले नहीं, पलायन दर घटा है, आप क्या बात कर रही है। 2005 में 11% पलायन था, 2025 में 2% पलायन है। डाटा सुनने की बात को तैयार तो रहिए, सुनने को तैयार तो रहिए। मधु जी सुनने को तैयार तो रहिए, आप सुनेंगी नहीं तो फिर सुनाएगा कौन। नहीं, आप सुनने को तैयार तो रहिए। आप तो बौखला जा रही है, आपकी बौखलाहट बताती है कि जनता कहाँ जा रही है। आप बिहार की जनता के बारे में सुनने को तैयार। अच्छा ठीक है, आज मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा और अपील करूंगा कि आज आप लोग आपस में मत लड़िए, क्योंकि 5 साल तक देखिए आप लोग लड़ते रहते हैं जनता के लिए। आज जनता खुद लड़ रही है अपने लिए, आज उनके पास मौका है, तो आज आप लोग कम से कम आपस में मत लड़िए, सुनिए एक दूसरे की बात। समय भी थोड़ा कम है, मैं रोकूंगा। डॉक्टर साहब जल्दी से कंप्लीट करिए, फाइनल कमेंट शार्प आपका। भाई महिलाओं का मत प्रतिशत भी बढ़ता हुआ, ओवरऑल भी बढ़ता हुआ, महागठबंधन की उम्मीदें बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीदें बढ़ रही है। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है। डॉक्टर साहब, बिहार की जनता क्या हो गया, सुमित भाई हो गया, हो गया, ठीक है। डॉक्टर साहब, भाई कांग्रेस की उम्मीदें कितनी बढ़ रही है? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल हम बिल्कुल आश्वस्त है। और जिस तरीके से बिहार को पलायन की ओर 18 सालों में नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार ने धकेला है, लगातार जो बिहार के लोग बाहर पलायन करके जा रहे हैं और अपने रोजगार पाने के लिए अगर 18 सालों के बाद भी ये रोजगार सृजन नहीं कर पाए, तो आज बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। अभी आप देखेंगे, हाल में अभी एक वाकया आया है सामने इनकी वोट चोरी का। प्रोफेसर राकेश सिन्हा है, वो फरवरी में इन्होंने खुद ने ट्वीट किया हुआ है कि फरवरी में द्वारका विधानसभा में अपना मतदान करते हैं, और आज अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान कर रहे हैं। तो हालात ये हो चुके हैं कि भाजपा बिल्कुल भी बिहार के वोटरों से उम्मीद छोड़ चुकी है कि उनको कोई बिहार की जनता वोट करेगी। अब वो सिर्फ मशीनरी का दुरुपयोग करके, छल प्रपंच करके, देखिए बड़ा आरोप है, अभी भी ये आरोप है। जहां एक तरफ मतदान चल रहा है, अच्छा मतदान चल रहा है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, उस बीच में कांग्रेस का ये आरोप लगातार बना हुआ है, आरजेडी का ये आरोप लगातार बना हुआ है, हालांकि ये मानते हुए कहते हुए कि नहीं जीत हमारी होगी। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी बड़ा दिल करिए कि जब इतनी गड़बड़ियों के बीच में भी जीत आपकी होगी, तो मुझे लगता है कि शायद आपको आज थोड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि परिणाम अभी नहीं है, अभी आप दावा कर सकते हैं। बहरहाल अमतेश, बहुत शार्प कमेंट चाहूंगा, बिल्कुल कुछ मिनटों कुछ सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। लोगों के मुद्दे हमने सुन लिए, जमीनी हकीकत, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने आपके जरिए देख ली, लेकिन क्या जैसे जैसे जिस रास्ते से आप आगे बढ़ते चले गए, वहां के जो घटनाएं थी, जो वहां के लोगों के मन में था, भांप पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अतुल, एक कहावत है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ इसी तरह की सियासत हमको देखने को मिली बिहार में, जहां पर देखिए एसी कमरों में बैठकर बातें करना बड़ा आसान है, पटना में बैठकर, दिल्ली में बैठकर बातें करना आसान है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे बिहार के तमाम इलाकों में जाते हैं तो आपको हकीकत सामने आती है। लखीसराय के जिस हम इस गांव में मौजूद हैं, वहां के लोगों को दर्द समझिए। देखिए हमला करना, ये मैं इस बात पे कतई पक्ष में नहीं हूं कि किसी के ऊपर हमला होना चाहिए, लेकिन विरोध करने का तरीका भी एक है। दरअसल इन गाँव के लोगों
लोगों में हमने तमाम लोगों से बात की, बुजुर्गों से बात की। आप सोचिए कि इस गांव में तमाम ऐसे लोग मिले हमको जो बता रहे हैं कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो चारपाई पे लाद कर उनको ये बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है। उस बिहार में, जिस बिहार के लिए अमेरिका जैसी सड़कों का जिक्र होता है, उस बिहार में जिसके लिए कहा जाता है कि हम आएंगे तो इसमें इतना बड़ा बदलाव कर देंगे, और वहां पर अगर कोई पार्टी सत्ता में इतने साल तक अलग अलग पार्टियों के साथ रही और अभी भी उस गांव तक वो नहीं पहुंच पाई, सरकार वहां तक नहीं पहुंच